इंसान लैंग्वेज कैसे सीखता है, सीखने के तरीके क्या हैं, इन सारे सवालों को सॉल्यूशन देने के लिए आज का वीडियो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। ह्यूमन बीइंग्स क्यों सीखता है और कैसे सीखता है को जानने के लिए स्किनर, चॉम्स्की और पियाजे के विचारों को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं दो वर्ड्स आपको बताऊंगा जो कि हमारे दिमाग के लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है, वर्निका और ब्रोका। ये दोनों ही जो एरिया होते हैं, ये दोनों ही लैंग्वेज से रिलेटेड है। लैंग्वेज डेवलपमेंट और लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने के लिए ब्रोकास और वर्निका, ये दोनों ही एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसकी शुरुआत होती है, जो सबसे पहले स्किनर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था वर्बल बिहेवियर। इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि थ्रू कंडीशनिंग और स्पेशली ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू पेयरिंग करके जो हमारे डिज़ायर्ड बिहेवियर थे और जो हमारा आउटकम आउटकम का मतलब जो हमारा रिवार्ड है और जो स्टिमुलस हम देते थे, इन दोनों के को प्रॉपर पेयरिंग करके हम लैंग्वेज को डेवलप कर सकते थे। और इंसान इन्हीं पेयरिंग के बेस पे ही अपनी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करता है। स्पेशली जब हम बात करते हैं वर्बल बिहेवियर की, तो वर्बल बिहेवियर जो हमारे लैंग्वेज का जो पार्ट है, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है, वो वर्बल बिहेवियर ही कहलाता है। और ये वर्बल बिहेवियर एक दिन में तय नहीं होता है। इंसान का बच्चा शुरू से लेकर बड़ा होने तक वो कई इंटरेक्शन करता है अपने सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स के साथ, और उसके थ्रू वो कई सारे वर्ड्स को सीखता है। और इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग काफ़ी फ्रूटफुल होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में आप सभी लोगों को पता है कि इसमें RS थ्योरी होती है। इसमें रिस्पांस पहले होता है और स्टिमुलस बाद में। यानी कि जब कोई डिज़ायर्ड बिहेवियर या एक्शन कर दिया जाता है, जैसे कि बच्चे के द्वारा अप्रोप्रिएट वर्ड बोलने से बोलना, और उसके बाद फैमिली मेम्बर के द्वारा, टीचर्स के द्वारा उस वर्ड्स को कंफर्म करना। तो कोई भी वर्ड जो बच्चा बोलता है वो शुरू में सही नहीं बोलता, उसके प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होती है, या लिखने में भी वो सही नहीं लिखता है। तो दोनों ही केसेस में एक्शन को अप्रोप्रिएट करने के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग करनी पड़ती है। धीरे 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 इस प्रोसेस में एक टारगेट जो बिहेवियर होता है उसको हम पेयर करते हैं डिज़ायर्ड आउटकम से। जो भी हम उसके लिए हम कोई रिवार्ड देते हैं या बच्चे को कंफर्म करते हैं या बच्चे को किसी भी रूप से हम लोग रीइंफोर्समेंट देते हैं। इन इस प्रेयरिंग के बेस पे लैंग्वेज का काफ़ी एक्यूमुलेशन होता है वर्ड्स का, और ये वर्ड्स के एक्यूमुलेशन से काफ़ी वर्ड्स बैंक हो जाते हैं उसके दिमाग में, और इनका वो यूज़ कर रहा होता है। इस तरीके से जो स्टिमुलस हम देते हैं और रेनफोर्समेंट देते हैं, जिन वर्ड्स के लिए देते हैं वो वर्ड्स को बच्चा अपने माइंड में करेक्ट करता हुआ चला जाता है। इस तरीके से स्किनर ने ये बताने की कोशिश की कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनको अप्रोप्रिएट वर्ड्स को रीइंफोर्समेंट कर करके धीरे धीरे उनको अपने दैनिक जीवन में बच्चा प्रयोग करने लगता है। स्किनर का यही कंट्रीब्यूशन रहा, और इसके बाद उन्होंने उसको और आगे बढ़ाते हुए उसको हम समझ सकते हैं कि वर्ड एसोसिएशन, इनका जो प्रोसेस था वो वर्ड एसोसिएशन का था कि किस तरीके से बच्चा कोई भी जो अप्रोप्रिएट वर्ड है उसका एसोसिएशन करता है, यानी कि वो उसको मैच करता है जो भी एनवायरनमेंट में जो भी इंसिडेंट्स होती हैं उसको वो देख के वो मैच कर रहा होता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा बोल रहा है मम, और माँ की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है, और वो लेकिन बच्चा बार बार वो एक गिलास की तरफ, पानी की तरफ इशारा करता है, और फिर माँ के द्वारा कहने पे कि अच्छा पानी चाहिए, वाटर चाहिए, तो बच्चा जब हूँ करके कंफर्म करता है, तो इसके साथ ही तुरंत ही बच्चे में एक वर्ड एसोसिएशन उस ऑब्जेक्ट का, और उसके लिए कौन सा वर्ड बोला जाना है, किस तरीके से बोला जाना है, दोनों में एक कनेक्शन बन जाता है। और ये ही धीरे धीरे कंडीशनिंग बन जाती है जो उसके लिए एक वन बाय वन स्टेप करते हुए बहुत सारी वोकेबलरी क्रिएट करती है, जो कि इसी वोकेबलरी के बेस पे लैंग्वेज का निर्माण होता है। लैंग्वेज का पूरा कोश, पूरा डिक्शनरी क्रिएट होती है।
सो स्किनर के इस थ्योरी में हम देख सकते हैं कि वोकेबलरी जो होता है वो उसकी लैंग्वेज सीखने के प्रोसेस में बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। स्किनर ने 4 शब्द प्रयोग किए हैं अपने इस सिद्धांत में। स्पेशली उन्होंने कहा है कि मोटिवेटिंग ऑपरेशंस लैंग्वेज को सीखने में बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। शुरू कोई ना कोई चीज़ जो मोटिवेट करती है। दूसरा डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस होते हैं, यानी कि कोई भी वर्ड और जो साथ में जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में बड़े सारे कंपैरिजन में कई सारी डिस्क्रिमिनेशन में चीज़ें आती हैं। इन दोनों को यूज़ किया, 4 टर्म यूज़ किए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मोटिवेटिंग ऑपरेशंस, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुली, रिस्पॉन्स और रेनफोर्सिंग स्टिमुलस। इनको अगर आप समझना चाहें तो अकॉर्डिंग टू स्किनर ये है कि इनिशियली उस ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए कोई मोटिवेशन होता है, कोई नीड, कोई थर्स्ट। जो नीड्स होती हैं बेसिकली वो हमारी इंस्टिंक्ट वाइज हो सकती हैं, वो हमारी एनवायरनमेंट जनरेटेड हो सकती हैं। उसके थ्रू हम वो ऑपरेशन स्टार्ट होता है। फिर हम जो हमारे स्टिमुलस होते हैं बहुत सारे, जो उनमें से एक डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस की विच वन विल बी मोर सुटेबल फॉर दैट। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स में से अप्रोप्रिएट वर्ड्स कौन सा यूज़ किया जाए। तो आज भी कई लोग गलती करते हैं ना कि कई बार आई और आया और मेल और फीमेल के जो वर्ड्स होते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन जो वर्ड्स होते हैं, उसमें गलती कर जाते हैं। तो अप्रोप्रिएट सिलेक्शन, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, विच वर्ड टू बी यूज्ड, फिर उस पर रिस्पॉन्स करना और उसके बाद रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस और पर्टिकुलर सही रिस्पॉन्स पे स्टिमुलस देना और रीइंफोर्समेंट देना, ये अकॉर्डिंग टू स्किनर इस प्रोसेस में चलता है। लैंग्वेज आर लर्न थ्रू इमिटेशन, प्रॉम्प्टिंग एंड शेपिंग। ये भी स्किनर ने कहने की कोशिश की कि लैंग्वेज जो होती हैं, स्पेशली वो हमारे सोसाइटी में जो बड़े लोग होते हैं, उनको देखकर बच्चे सीखते हैं, इमिटेट करते हैं, आप प्रॉम्प्ट करते हैं और उसके ही प्रॉम्प्टिंग के बेस पे अंदाज़ा लगाते हैं और उसके बेस पे फिर वो शेपिंग आ जाती है। ऐसे ही साइको सोशल थ्योरी जो चोम्स्की ने दिया है, इसमें उन्होंने एक बात कहने की कोशिश की है कि जो बच्चे का जो दिमाग होता है जब वो पैदा होता है, ब्लैंक स्लेट होता है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है, लैंग्वेज का ABCD भी नहीं होता है। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि लेकिन उसमें कोई लैंग्वेज नहीं भी होती है, लैंग्वेज का कोई नामो निशान नहीं होता है उसके दिमाग में, लेकिन उसके पास एक नेचुरल एबिलिटी होती है, एक बायोलॉजिकल एबिलिटी होती है, जिसको LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उन्होंने कहा है। अब उन्होंने कहा कि जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये बड़े काम की चीज़ है और ये इनेट है, इनबॉर्न है, हमारे साथ आता, हमारे बायोलॉजिकल एबिलिटी में इंक्लूडेड है। वो एक तरह से एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे बॉडी में फिट होके आता है, ऐसा चॉम्स्की मानते हैं। वो अब उसके ये कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसका दिमाग तो स्लेट के कोरी स्लेट होती है और LED उसका सॉफ्टवेयर भी है, यानी कि वो कुछ न कुछ सीख भी सकता है। तो कौन सी लैंग्वेज सीखेगा? उसके आसपास जो भी लैंग्वेज बोली जाएगी, जो भी लैंग्वेज बोली जाएगी, बच्चा उसको बेफिक्र होकर उसको सीख सकता है और इसी वजह से बच्चे सीखते भी हैं। लैंग्वेज इज लर्न विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। ये ऐसा चोम्स्की मान के चलते हैं कि लैंग्वेज को सिखाने के लिए फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के ही बच्चा उसको सीख जाता है। अगर उसको आप नहीं भी सिखाएंगे, और इसका प्रमाण भी है कि गांव में, रूरल एरियाज़ में, सोसाइटी में कितने ऐसे लोग हैं जिनको ग्रामर की कभी भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, फिर वो ग्रामर का यूज़ कैसे कर पाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है चोम्स्की की बातों को कि लैंग्वेज कैन बी लर्न विदाउट द फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। बिना फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन करते हैं और सही ग्रामर का यूज़ करते हैं, और शब्द थोड़े से कम या अधिक हो सकते हैं जो फॉर्मल सेटअप में है, जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के थ्रू नहीं आते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके लिए भी चोम्स्की ने एक बात कही है कि ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है। एक यूनिवर्सल पैटर्न होता है, इसमें LAD की होने की वजह से, LAD एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से एक पूरा यूनिवर्सल पैटर्न होता है।
फिर भी चॉम्स्की ने ये बताया कि दो टाइप के हमारे जो लैंग्वेज की लर्निंग होती है दो लेवल पे होती है, एक सरफेस स्ट्रक्चर होती है और दूसरा डीप स्ट्रक्चर होता है। तो जो सरफेस स्ट्रक्चर है उसमें वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करता है, बहुत सारे वर्ड्स को वो जानता है लेकिन उस वर्ड्स को मीनिंग नहीं जानता है, उसको अप्लाई करना नहीं जानता है, उसके पीछे के में वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, उसके पीछे के कंसेप्ट को वो बच्चा नहीं समझता है लेकिन वो यूज़ करता है। इस ऐसे स्टेज को, लर्निंग स्टेज को उन्होंने सरफेस स्ट्रक्चर लेवल कहा हुआ है, यानी सतही स्तर होता है जहाँ बच्चा वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा स्तर उन्होंने जो बताया है वो बताया है डीप स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो वर्ड्स को जानता भी है और वर्ड्स का वो मीनिंग भी जानता है और वर्ड्स का एप्लीकेशन भी जानता है कि उस वर्ड्स को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस किस रेफरेंस में उसका अप्लाई कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि अब जैसे जैसे हम लोग मैच्योर होते जाते हैं, यानी कि हम डीप स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो उसमें हम वर्ड्स को यूज़ करना, यानी कहाँ पे किस वर्ड को नपतुला यूज़ जस्टिफाइड वे में हम लोग उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने दो टाइप की लैंग्वेज लर्निंग बताई है, एक सरफेस लेवल और एक डीप लेवल पे। और उसके बाद यह है कि उन्होंने एक बात ये भी कही कि जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन हैव नेचुरल नीड टू लर्न लैंग्वेज। उनकी तो नेचुरल एक नीड होती है कि उनको सीखना ही पड़ता है, और वो इसी उसी नेचुरल नीड की वजह से ही नेचर ने एक एलईडी का सिस्टम दे रखा है और उसी वजह से बच्चा सीखता है। इसके बीच में इनफॉर्मल फॉर्मल सिस्टम कहीं भी नहीं आता है, फॉर्मल सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। यहीं पर रेफरेंस देने के लिए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल ग्रामर का कोडिंग भी होता है हमारे एलईडी में, कि आप किसी भी लैंग्वेज में जाएं, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, संस्कृत, हिंदी, तमिल, तो वहाँ पे सभी में लैंग्वेज को एक्वायर करने का, एक एक्विजिशन करने का, इसमें आपको देखोगे एक यूनिफॉर्मिटी मिलेगी ग्रामर के पैटर्न के। तो ग्रामर के पैटर्न लगभग सभी जगह आ, ए, ई, आई, ओ, यू टाइप के, अ, आ, ई, ए, ओ, अं, जैसे ये आप इजीली देख सकते हैं कि लगभग पैटर्न, यूनिवर्सल पैटर्न काम कर रहा होता है। अब क्रिटिसिज्म क्या कर सकते हैं हम चोम्स्की का, कि यही कर सकते हैं कि जो उन्होंने बातें बताई हैं उसका कोई जेनेटिक कोई प्रमाण नहीं मिलता है, एविडेंस नहीं मिलता है। जो उन्होंने एलईडी बताया है वो एक कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप वैसे ढूंढने की कोशिश करोगे तो मिलेगा नहीं। इस तरीके से उनका एक क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। तीसरा जो थिंकर है हमारे पियाजे, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग थ्योरी दी है इन्होंने, कि इनका इनका मानना ये था कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी शब्द एक्शन में आने से पहले सबसे पहले वो आइडियाज़ के फॉर्म में बच्चे के दिमाग में घुसते हैं। दिमाग में फॉर्म होते हैं पहले आइडिया, फिर होता है एक्शन। पहले आइडिया फिर एक्शन, यानी कि वो, और आइडिया क्या है, उसके माइंड में स्ट्रक्चर के रूप में। सबसे पहले किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बच्चा पहले वो पानी के बारे में सीखेगा, तो वो पानी के बारे में पहले सोचता है, पानी का एक स्कीमा बनाता है, और पानी के स्कीमा को वो माइंड में रखते हुए फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड खोजता है, देखता है कि लोग क्या बोलते हैं, उसको पता लग जाता है कि हिंदी में पानी बोलते हैं और इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, वगैरह एंड वगैरह। तो वो अकॉर्डिंगली वो अपने स्कीमा में क्या करता रहता है, अपनी स्कीमा में एक्युमुलेशन, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, ये दोनों कामों को करता रहता है। तो ये उसकी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है पियाजे का, कि पियाजे ने इस बात को कही कि थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज, के लैंग्वेज से पहले थॉट आते हैं और एक्शन पहले होता है, और रीडिंग और राइटिंग बाद में होती है। रीडिंग और राइटिंग दोनों ही बाद में होती हैं, पहले उसके दिमाग में उस चीज़ से, उस वर्ड से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर बनता है, और इस तरीके से स्कीमा पहले बनेगा, और स्कीमा के बनने के बाद फिर वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के थ्रू एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके इन दोनों को अकॉर्डिंगली उसका स्कीमा चेंज होता रहता है। आपको देखिए कि बचपन में हम तो सिर्फ पानी को पानी जानते थे, एक ही एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, वाटर तो नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे हम उसको, हमें पता लग जाता है कि उस पानी भी होता है। साथ ही उन्होंने एक ये भी कहा कि पियाजे ने, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं,
दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरीके से हमने ये देखा कि आज के दिन के चाहे प्याजे हो, चाहे चोम्स्की हो, चाहे स्किनर हो, लैंग्वेज को एक्वायर करने की बात कहते हैं। तीनों का सोचने का नज़रिया अलग अलग है। हम तीनों को पढ़ लेने के बाद एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। हालांकि हम थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन जहाँ कन्फ्यूज़न होती है वहीं बेहतर अंडरस्टैंडिंग होने की उम्मीद होती है। थैंक यू।